दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों आज है 1 फरवरी। आज अपना बजट पेश हुआ और नॉर्मली दोस्तों स्टॉक मार्केट का ऐसा ट्रेंड होता है कि बजट के दिन स्टॉक मार्केट का जो मूवमेंट है वो इधर ऊपर जाता है या नीचे आता है। लेकिन दोस्तों आज का दिन एक्सेप्शनल था। मार्केट ओपन तो अच्छा हुआ, 150 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ। उसके बाद में जैसे जैसे बजट का स्पीच आगे बढ़ते गया, 11 बजे बजट का स्पीच चालू हुआ, 12:30 बजे के आसपास बजट का स्पीच ख़त्म हुआ। जैसे ही स्पीच ख़त्म हुआ दोस्तों, निफ्टी 300 पॉइंट से ऊपर चला गया। सब बिजनेस न्यूज़ चैनल पे बाय कॉल्स आने लगे और मार्केट सही में अच्छा था। उसके बाद में दोस्तों एक छोटा सा न्यूज़ आया क्रेडिट स्विस की तरफ से। उनका एक सब्सिडरी है, उन्होंने बोला कि अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स हैं वो हम लोग एज अ कोलैटरल एक्सेप्ट नहीं करेंगे फॉर गिविंग द लोन्स। अभी दोस्तों क्रेडिट स्विस के बारे में अगर बात करेंगे तो 4 से 6 महीने पहले ये कंपनी के बारे में भी न्यूज़ था कि ये कंपनी का हालत ठीक नहीं है और कुछ कंपनी में गड़बड़ी है। कंपनी ने बहुत से एम्प्लॉयज़ को कम भी किया, बहुत से एम्प्लॉयज़ को निकाल भी दिया। तो ये कंपनी खुद प्रॉब्लम में है और ये कंपनी का एक सब्सिडरी अनाउंस करती है कि अडानी के बॉन्ड्स हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसका दोस्तों बहुत ही सीवियर इफेक्ट अडानी के शेयर पे आया और अडानी के शेयर के ऊपर उसका इफेक्ट आने से दोस्तों उसका इफेक्ट जो मार्केट सेंटीमेंट था उसके ऊपर भी आया। और जो निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर था वो एक टाइम ऐसा आया, हम लोग ये चार्ट में देख सकते हैं कि 250-300 पॉइंट से नीचे चला गया। फॉर्चुनेटली दोस्तों मार्केट क्लोज होते होते वापस उसमें इम्प्रूवमेंट आया और एक साइकोलॉजिकल लेवल है 17,600 का, उसके जस्ट ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ। ये एक अच्छी बात है दोस्तों आगे के मार्केट के लिए। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल अगर टूटता तो फर्दर डाउनफॉल मार्केट में आ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का एनालिसिस है। तो दोस्तों आज का जो बजट का अनाउंसमेंट हुआ उसमें मेजर क्या पॉइंट्स है वो हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कौन से शेयर्स को, कौन से कंपनीज को इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, ये हम लोग ये वीडियो में दोस्तों देखेंगे। पहले बजट के पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद में ईच एंड एवरी पॉइंट का स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कौन से कंपनीज के लिए अच्छा है, कौन से कंपनीज के लिए इतना अच्छा नहीं है, ये हम ये वीडियो में देखेंगे। दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप पूरा बिना स्किप किए देखेंगे दोस्तों। लेकिन ये वीडियो में हम लोग सिर्फ उतने ही बजट के पॉइंट कंसीडर करेंगे जो स्टॉक मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो स्टॉक मार्केट के लिए वाइटल है। वैसे तो दोस्तों अगर हम लोग गूगल खोलेंगे या बिजनेस चैनल देखेंगे या कोई भी चैनल देखेंगे तो उसमें हमको बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, क्या क्या बजट के पॉइंट्स है, ये सब हमको ऑटोमेटिक देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट व्हाट्सअप के ऊपर भी अभी तक आपके पास बहुत से मैसेजेस आए रहेंगे, की फीचर्स ऑफ बजट, की पॉइंट्स ऑफ बजट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे पास भी अभी तक 10-12 मैसेजेस आ चुके हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग बजट के ऊपर टाइम स्पेंड कम करेंगे। वी विल ओनली सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बजट एंड उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसका शेयर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, आगे जाके कौन से सेगमेंट से, कौन से सेक्टर से, कौन से शेयर से हमको एग्जिट करना चाहिए और कौन से शेयर में या कौन से सेक्टर में एंट्री करना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बजट हाइलाइट्स। पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग जाएंगे एंड ईच एंड एवरी पॉइंट का कौन से स्टॉक के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज इन द नेक्स्ट ईयर बाय 33%। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी 10 ट्रिलियन रुपीज़। दिस इज़ अ सब्सटेंशियल जंप और उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हमको अपनी जीडीपी पे, कंट्री के जीडीपी पे और कंट्री के ओवरऑल मार्केट पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे आगे जाके देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों डिफेंस का बजट। डिफेंस का बजट 13% से ऊपर चला गया और अभी अगले साल के लिए डिफेंस का जो बजट है वो 5.94 लाख करोड़ रुपीस का डिफेंस का बजट है। तीसरा पॉइंट है रेलवेज़ का। रेलवेज़ में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दोस्तों रेलवेज़ का 2.4 लाख करोड़ का बजट अनाउंस हुआ है फॉर नेक्स्ट ईयर, विच इज़ 9 टाइम्स जो 13 और 14 का जो बजट था उससे दोस्तों 9 टाइम्स ज़्यादा है। वन कैन इमेजिन द क्वांटम ऑफ स्पेंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सीनियर सिटीजन्स का जो इन्वेस्टमेंट है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो 15 लाख से 30 लाख इंक्रीज़ हुआ है, डबल हुआ है ऑलमोस्ट, जिसके ऊपर उनको सिक्योर्ड एंड एश्योर्ड 8% का इंटरेस्ट मिलता है। तो वो ऑलमोस्ट दोस्तों डबल हुआ है।
इसका निगेटिव इफेक्ट मार्केट पे या स्टॉक मार्केट पे थोड़ा आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा वो भी हम आगे जाके देखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर दोस्तों ये थोड़ा सा निगेटिव है फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कि जो पॉलिसीज़ का प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है ईयरली, 1 साल का, उनका मैच्योरिटी जब भी होगा दोस्तों पॉलिसी का, तभी जो मैच्योरिटी का प्रोसीड्स आएगा उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। ओनली एक ही सिचुएशन में टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, अगर पॉलिसी होल्डर का समझो अनफॉर्चुनेटली डेथ हुआ तो जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन मैच्योरिटी होने से जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर दोस्तों टैक्स भरना पड़ेगा, जो अभी तक भरना नहीं पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ट्रैवल के बारे में। गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू स्ट्रेंथन इन अ वास्ट वे जो एमिनिटीज़ है और जो ट्रैवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्टिकुलरली जो बॉर्डर रीजन का जो ट्रैवल है, बॉर्डर रीजन के जो ट्रैवल के जो डेस्टिनेशंस है उनके लिए जो एमिनिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट एंड इंक्रीज गवर्नमेंट अगले साल में करने वाले हैं। ये गवर्नमेंट के बजट के अनाउंसमेंट में है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, रिवीजन इन पर्सनल टैक्स। ये इसका तो अभी तक हम सभी ने स्टडी किया है, पहले कितना था अभी कितना है, कितना टैक्स सेविंग होगा, न्यू रेजिम में क्या होगा, ओल्ड रेजिम में क्या होगा, लेकिन इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग दोस्तों आगे जाके देखेंगे। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कौन से पॉइंट का स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, होल्ड करना है, बेचना है या नया खरीदना है। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले जो मार्केट आज सब्सटेंशियली नीचे आया, बजट अच्छा था, मार्केट ऊपर चला गया, 300 पॉइंट से निफ्टी बढ़ा, 300 पॉइंट से वापस गिरा। वो क्यों गिरा दोस्तों? वो बिकॉज ऑफ ओनली सेंटिमेंट। अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो दोस्तों आज 30% से 10% तक नीचे गिरे। अडानी एंटरप्राइजेस क्लोज हुआ 28% डाउन, अडानी ग्रीन 6% डाउन क्लोज हुआ, अडानी पोर्ट्स 20% से नीचे आया, अडानी पावर 5% से नीचे आया क्योंकि उसको 5% का ही सर्किट है, अडानी टोटल गैस 10% से नीचे आया क्योंकि इसको भी 10% का सर्किट है, एंड अडानी विल्मर दोस्तों 5% से नीचे आया क्योंकि ये भी सर्किट वाला स्टॉक है। तो जैसे मैंने शुरू में बोला, क्रेडिट स्विस उनके खुद के क्रेडेंशियल्स के बारे में, उनका खुद का सिचुएशन इतना ठीक नहीं है, फिर भी दोस्तों उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया दैट दे विल नॉट एक्सेप्ट द बॉन्ड्स ऑफ अडानी एज कोलैटरल, उसके वजह से दोस्तों ये डैमेज हुआ और उसके वजह से मार्केट सेंटीमेंट खराब हुआ, उसके वजह से दोस्तों अडानी के शेयर नीचे चले गए। अभी दोस्तों मैं पिछले 10 दिन में पहाड़ों में था, मैं स्पीति वैली गया था। स्पीति वैली आप में से अगर कोई गया है तो आपको मालूम है वहाँ पे 4500 मीटर तक ऊपर चढ़ना पड़ता है, पहाड़ों में चढ़ना पड़ता है। और पहाड़ों में दोस्तों छोटे छोटे पत्थर ऊपर से रोज़ और कंटिन्यूस बेसिस पे गिरते रहते हैं। अगर पत्थर छोटा है तो उसका नुकसान बहुत कम होता है, लेकिन अगर दोस्तों पत्थर बड़ा है, अडानी जैसा है, अभी अडानी इज़ अ बिग ग्रुप, तो अगर समझो पत्थर बड़ा है तो उसका नुकसान भी दोस्तों ज़्यादा होगा। तो जैसे अडानी के शेयर में डाउनफॉल आया दोस्तों, उसके वजह से एज अ साइड इफेक्ट सेंटीमेंट खराब हुआ और जो शेयर्स अडानी से कनेक्टेड है, एंड नॉट ओनली दो शेयर्स बट अदर शेयर्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट, वो शेयर्स भी नीचे आए। तो दोस्तों जो नेशनलाइज बैंक्स जिनका एक्सपोजर अडानी के ग्रुप में है दोस्तों, वो शेयर आगे जाके पिटने वाले हैं। जैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज 6-7% डाउन था, क्लोजिंग में आई थिंक 5% नीचे आ गया। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका अडानी की तरफ एक्सपोजर है दोस्तों, उनमें से अगर किसी के पास होल्डिंग है तो फॉर द टाइम बीइंग एग्जिट करने में समझदारी है। और पीएसयू बैंक दोस्तों अभी कितने भी नीचे आए, जब तक ये अडानी का इशू क्लियर नहीं होता है, अडानी की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशंस नहीं आते हैं, जब तक अडानी के पास से क्लैरिटी नहीं आता है, ट्रांसपेरेंसी ये जो इशू चल रहा है अडानी का उसके ऊपर नहीं आता है, तब तक दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नया एंट्री करना, भले कितना भी ड्रॉप हो प्राइस में स्टॉक्स के, फिर भी नया एंट्री करना थोड़ा खतरनाक और थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज ऑफ नाउ इज़ अवॉइड। अगर कोई प्रॉफिट में है, होल्ड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट सम प्रॉफिट हैज़ टू बी बुक्ड इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी दोस्तों आता है बजट के ऊपर। बजट में पहला अनाउंसमेंट था कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इंक्रीज बाय 33% टू 10 ट्रिलियन रुपीज़। इसका इफेक्ट दोस्तों पॉजिटिव बेनिफिट जो होगा वो इंफ्रा रिलेटेड जो कंपनीज हैं लाइक सीमेंस हो, लाइक लार्सन एंड टूब्रो हो, पीएनसी इंफ्रा, टाटा स्टील, वेदांता, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सम ऑफ द सीमेंट रिलेटेड स्टॉक्स, ऐसे जो स्टॉक्स है दोस्तों इनको इसका बेनिफिट डेफिनेटली होगा। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स है
इनको दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। लेकिन एंट्री कब करना है दोस्तों? टिल द टाइम मार्केट डजंट गेट स्टेबलाइज। अडानी के ऊपर जब तक क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं आता है दोस्तों, मार्केट यहाँ से और भी नीचे जा सकता है। आज है वेडनेसडे, कल होगा थर्सडे। थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होगा, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वीकली एक्सपायरी में वी माइट सी अ फर्दर डाउनफॉल। उल्टा भी हो सकता है, शेयर मार्केट है, कल को समझो इवनिंग को अडानी का कुछ समझो अनाउंसमेंट आया, कुछ उनकी तरफ से क्लैरिटी आया, कुछ क्लैरिफिकेशन आया। वैसे आज रात को फेडरल रिजर्व का भी मीटिंग है, अगर उन्होंने कुछ अच्छी कमेंट्री दी, इंटरेस्ट में राइज नहीं किया, इंटरेस्ट में इंक्रीज नहीं किया, हो सकता है कल का सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट हो। एंड जो बजट का जो ड्रीम रन चालू हुआ था इंडेक्स में, सेंसेक्स में, स्टॉक मार्केट में, वो कल कंटिन्यू भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब तक स्टेबिलिटी नहीं दिखता है तब तक एंट्री नहीं करना है। अगर एंट्री करना भी है तो वेरी स्मॉल स्केल पे थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना है। मैंने मेरे एक वीडियो में बोला था, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे रन्स एक्यूमुलेट करते थे, 1 रन 2 रन करके एक्यूमुलेट करते थे, डबल सेंचुरी कभी होता था मालूम नहीं पड़ता था। वैसे दोस्तों स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है, एक ही टाइम में बाय नहीं करना है। अभी का जो मार्केट है वो वोलाटाइल है, लमसम बाय करने का टाइम अभी नहीं है। बेचना है लमसम बेचो, लेकिन अगर खरीदना है तो धीरे धीरे करके ही खरीदो। दूसरा पॉइंट था दोस्तों डिफेंस के ऊपर। डिफेंस का जो ओवरऑल बजट है नाउ 5.94 लाख करोड़ का, एन इंक्रीज ऑफ 13% ओवर प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों आज अडानी की वजह से जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स है उनकी भी पिटाई हुई। अभी अडानी ग्रुप, पीएसयू बैंक और डिफेंस, इनका कुछ संबंध नहीं है, सबके सेक्टर्स अलग अलग है, सबके काम अलग अलग है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने पहाड़ों का एग्जांपल दिया था कि छोटा पत्थर गिरेगा नुकसान कम होगा, लेकिन अडानी जैसा बड़ा पत्थर गिरेगा, सेंटीमेंट अगर ख़राब होगा दोस्तों तो डेफिनेटली उसका बाकी कंपनीज के ऊपर भी असर होता है। और वही इफेक्ट दोस्तों डिफेंस के शेयर में आज हमने देखा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वन ऑफ दी बेस्ट कंपनीज, उनका शेयर दोस्तों 7% से आज नीचे आया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 4% से नीचे आया। भेल 3.57% से नीचे आया। और MTAR, इसका शेयर भी दोस्तों 2 से 3% से नीचे आया। लेकिन दोस्तों जो डिफेंस के बजट में जो इंक्रीज़ हुआ है और उसमें भी जो मेक इन इंडिया का जो फैक्टर है, उसके वजह से दोस्तों आगे चल के ये जो कंपनीज है, नॉट ओनली दिस कंपनीज, दिस आर ओनली फ्यू आइडेंटिफाइड कंपनीज बाय मी, जिनमें आज सब्सटेंशियल ड्रॉप मैंने देखा। बाकी भी समझो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज आपके रडार पे अगर कोई ऑलरेडी है दोस्तों, डिफेंस के शेयर्स को आग बंद करके खरीद सकते हैं। इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भी दोस्तों खरीद सकते हैं। इसमें इमीडिएटली 10 से 15% का अप मूव आ सकता है, ये मेरा मानना है। इसके दोस्तों 2-3 रीजंस हैं। एक तो डिफेंस बजट में इंक्रीज़ हुआ है, अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। मेक इन इंडिया का लॉजिक है, मेक इन इंडिया में ये कंपनीज़ को प्रायोरिटी मिलने वाला है। और जो मार्केट सेंटिमेंट अभी ख़राब हुआ है उसके वजह से ये कंपनीज़ के स्टॉक प्राइस में हम लोग डाउन टर्न देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही मार्केट सेंटिमेंट सुधरेगा, ये शेयर में दोस्तों सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि कंपनी के सिचुएशन में, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में, कंपनी के ऑर्डर बुक में कुछ चेंज हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। इट इज़ ओनली द सेंटिमेंट। पहाड़ से बड़ा पत्थर गिरा, नुकसान ज़्यादा हुआ, जिनका होना था उनका भी हुआ, जिनका नहीं होना था उनका भी हुआ। तो ये जो दोस्तों डिफेंस के स्टॉक है, इनका स्टॉक प्राइस में नुकसान नहीं होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट इनमें भी नुकसान हुआ। तो ये शेयर दोस्तों एक्यूमुलेट करने में एज ऑफ नाउ कुछ हर्ज नहीं है। नॉट ओनली दी स्टॉक्स बट एनी ऑफ अदर डिफेंस स्टॉक जो डिफेंस से रिलेटेड है, उनको एक्यूमुलेट डेफिनेटली दोस्तों कर सकते हैं। अच्छा अप्रिशिएशन होगा, लेकिन दोस्तों होल्डिंग कम से कम 6 से 12 महीने का आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था दोस्तों रेलवेज़। रेलवेज़ के ऊपर मेरा भी अच्छा फोकस था, लेकिन ये बजट में, रेलवेज़ के बजट में दोस्तों ज़्यादा वृद्धि, ज़्यादा उन्होंने इंक्रीज़ नहीं किया है। फिर भी दोस्तों 2.4 लाख करोड़ का उनका रेलवे का बजट है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन्स इंक्रीज़ करने वाले हैं, जिनमें ट्रैक्स का मॉडिफिकेशन होने वाला है, जिसमें स्टेशंस का इम्प्रूवमेंट होने वाला है, जिसमें वैगन्स की संख्या बढ़ने वाली है और नए नए ट्रैक्स भी दोस्तों गवर्नमेंट बिछाने वाली है। लेकिन दोस्तों आज रेलवे के शेयर भी पिटे। क्यों पिटे? मार्केट सेंटिमेंट एक तो बिकॉज ऑफ अडानी, सब शेयर्स नीचे चले गए। लेकिन दूसरा एक दोस्तों था कि जो रेलवे के शेयर्स थे उसमें ये एक अजम्पशन बिल्ड हुआ था कि रेलवे के स्पेंडिंग में, रेलवे के बजट में देयर वुड बी अ सब्सटेंशियल इंक्रीज। ये पॉइंट दोस्तों ऑलरेडी रेलवे के शेयर में फैक्टर था।
इसीलिए पिछले 10-15 दिनों में या पिछले 2-3 महीने में मैं भी बोल सकता हूँ कि रेलवे के शेयर्स में देयर वाज अ कंटिन्यूस रन अप। रेलवे के शेयर सब ऊपर चले गए थे, बीच में नीचे आए, वापस कल और परसों में इन एंटिसिपेशन ऑफ इंक्रीज इन द बजट ये रेलवे के शेयर्स चले थे। लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर बजट ये साल में देर इज़ नो सब्सटेंशियल इंक्रीज, ये एक फैक्टर है। और दूसरा अडानी का फैक्टर है, उसके वजह से दोस्तों रेलवे के शेयर्स भी पीटे। इरकॉन का शेयर 4% से डाउन हुआ, RVNL 4.5% से डाउन हुआ, रेलटेल ऑलमोस्ट 7.5% से डाउन हुआ, और मेरा चहीता IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन वो भी दोस्तों 4.7% से डाउन हुआ। अभी इसमें से कौन सा शेयर चुनना है आगे जाके फॉर आवर इन्वेस्टमेंट पर्पस। दोस्तों रेलवे का कोई भी शेयर खरीद सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से कौन से शेयर में सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन होगा दोस्तों, वो शेयर है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसका रीज़न और उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। दोस्तों रेलवे के बजट में स्पेंडिंग में इंक्रीज नहीं हुआ है, ये बात अभी हम सबको मालूम है। लेकिन रेलवे का जो एक्सपांशन है दोस्तों, जो पिछले साल हुआ उससे ये साल में डेफिनेटली ज़्यादा होने वाला है, 100% ज़्यादा होने वाला है। लेकिन दोस्तों IRFC क्या करता है कि जो ओवर एंड अबव बजट जो फाइनेंसिंग है ये IRFC करता है। अभी बजट में इंक्रीज नहीं हुआ है, इसका मतलब दोस्तों हो सकता है कि IRFC का जो फाइनेंसेस है टू इरकॉन हो, टू RVNL हो, मतलब जो रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए जो IRFC जो फाइनेंस करता है दोस्तों, उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज होने वाला है, ये मेरा मानना है। तो जो बजट में इंक्रीज नहीं हुआ वो इज़ गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर IRFC, क्योंकि उसके वजह से दोस्तों IRFC का जो खुद का बिजनेस है वो सब्सटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि जो एक्सपांशन है वो चलते ही रहेगा। वंदे भारत ट्रेन बढ़ने वाले हैं, ट्रैक्स का लेंथ बढ़ने वाला है, इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ने वाला है, डेवलपमेंट जो है रेलवेज़ का वो होने वाला है, नंबर ऑफ न्यू लाइंस इंक्रीज होने वाला है। उसके लिए रेलवे को पैसा तो लगेगा, और अगर बजट में से उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, अगर बजट में उतना इंक्रीज या बजट में उतना प्रोविज़न नहीं है जितना एक्सपांशन के लिए और जितना न्यू प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो पैसा कौन देगा? पैसा IRFC देगा। और IRFC इज़ अ ओनली कंपनी दोस्तों जिनको प्रोविज़न करने का ज़रूरत नहीं है और जिनके प्रॉफिट के ऊपर उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता है बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल स्टेटस। तो ये रीज़न की वजह से दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि IRFC आगे जाके अच्छा काम करेगा, IRFC का स्टॉक आगे जाके अच्छा काम करेगा। नो डाउट IRFC का शेयर आज थोड़ा पीटा है, ऑलमोस्ट 31 रुपीज़ के नीचे आया था, लेकिन क्लोजिंग में वापस ऊपर चला गया। IRFC शेयर ऑल्सो वॉज डाउन, बट गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों आउट ऑफ ओवरऑल रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स मेरे हिसाब से IRFC सबसे अच्छा अप्रिसिएशन देगा, ये मेरा मानना है। धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करो, और नीचे जा सकता है क्या? मार्केट सेंटीमेंट दोस्तों अगर ऐसा ही रहा, मार्केट सेंटीमेंट खराब रहा, ये भी दोस्तों 29 रुपीज़ तक वापस नीचे जा सकता है। इसीलिए जैसे मैंने शुरू में बोला कि ये लमसम बाय करने का टाइम नहीं है, धीरे धीरे बाय करो और इसको एक्यूमुलेट करो फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। इसका दोस्तों डिविडेंड यील्ड इटसेल्फ इज गोइंग टू बी मोर देन 6% फॉर करंट ईयर, ये मेरा मानना है। तो आउट ऑफ टोटल रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स IRFC ये मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक है। एक इसमें डिस्क्लेमर, मेरे पास IRFC के स्टॉक्स है, मेरे पास IRFC के शेयर्स है, नीचे के भाव पे है, लेकिन आगे के 1 से 2 साल तक मैं इनको बेचने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसमें मेरा खुद का होल्डिंग भी है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स टैक्सेबल फॉर प्रीमियम, ईयरली प्रीमियम ओवर 5 lakhs। इसके वजह से दोस्तों सम ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आज जोरदार पिटाई हुआ। फॉर एग्जांपल HDFC लाइफ अच्छा कंपनी 11% से शेयर डाउन हुआ, SBI लाइफ 9% से डाउन हुआ, LIC 8% से डाउन हुआ। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसे कितने पॉलिसीज़ होंगे, मनी बैक पॉलिसीज़, मतलब मैच्योरिटी में उनका पैसा वापस मिलेगा टू द पॉलिसी होल्डर जिनका प्रीमियम 5 लाख के ऊपर है। दोस्तों देयर इज़ अ कंटिन्यूअस चेंज इन द ट्रेंड द वे वी टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों आजकल ना टर्म पॉलिसी का बहुत बोलबाला है। आजकल बहुत से लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर गोइंग इन फॉर अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये जो रूल है ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जिनका प्रीमियम 5 लाख होगा पॉलिसी के ऊपर ईयरली, ऐसे पॉलिसीज़ दोस्तों मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं होंगे। और ये जो दोस्तों प्रोविज़न है टैक्स लगाने का, वो एप्लीकेबल होगा फॉर द पॉलिसीज़
विच आर टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 2023। मतलब अभी 2 महीने में इसका इफेक्ट नहीं होगा, आगे जाके इसका इफेक्ट इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर होगा। लेकिन दोस्तों HDFC लाइफ और SBI लाइफ ये अभी बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास अभी है। दोनों अच्छे कंपनीज है। इसमें दोस्तों स्लोली थोड़े थोड़े करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बिकॉज अभी जो डाउन हुए हैं दोस्तों ये खाली सेंटीमेंट से डाउन हुए हैं, क्योंकि इनका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, ये कंपनीज का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर कितना इफेक्ट होगा वो दोस्तों वर्कआउट करना इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। आज का जो शेयर में डाउनफॉल है दोस्तों वो एग्जैगरेटेड है, वो अनरिक्वायर्ड था, ये अननेसेसरी है, ये मेरा मानना है। तो आगे जाके दोस्तों HDFC लाइफ एंड SBI लाइफ इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। LIC में मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि LIC में दोस्तों LIC का अडानी के स्टॉक्स में एक्सपोजर है। तो जब तक अडानी का क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, अडानी के स्टॉक्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं आता है दोस्तों, तब तक LIC में एंट्री करना वुड बी वेरी वेरी रिस्की। तो एज ऑफ नाउ LIC इज़ नॉट अ बाय, बट HDFC लाइफ एंड SBI लाइफ इज़ डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग बाय एज पर मी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रिवीजन इन पर्सनल टैक्स स्लैब। जो अपना इनकम टैक्स है खुद का, उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है, अच्छा रिडक्शन हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू मी हम में से बहुत से लोग इसके वजह से खुश रहेंगे। अभी इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसके वजह से दोस्तों हो सकता है कि जो अपना इंडिविजुअल स्पेंडिंग है वो थोड़ा सा बढ़े। डिस्क्रिशनरी जो अपना स्पेंडिंग है, डिस्क्रिशनरी मतलब कर किया तो किया, नहीं किया तो भी अपना लाइफस्टाइल वैसे ही रहने वाला है। ये जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है दोस्तों इसमें थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। उसके वजह से दोस्तों क्या होगा, उसके वजह से हो सकता है कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कंपनीज है आगे जाके उनका सेल थोड़ा बढ़े। FMCG जो गुड्स होते हैं, तो FMCG के जो कंपनीज है लाइक ब्रिटानिया हो, डाबर हो, ITC हो, तो इनका दोस्तों सेल्स थोड़ा बढ़ने का चांस है। अभी कोई ऐसा बोलेगा कि डाबर का समझो साबुन है, हिंदुस्तान लीवर का साबुन है, समझो मेरा पहले एक इनकम था, मैं एक साबुन यूज़ करता था, इनकम बढ़ने से मैं 2 साबुन तो यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो इनका सेल क्यों बढ़ेगा? इसका दोस्तों लेकिन ये रीज़न है कि जैसा अपना परचेसिंग पावर बढ़ता है तो हम थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल समझो हम पहले हमाम यूज़ करते रहेंगे या लाइफ बॉय यूज़ करते रहेंगे, दिस इज जस्ट ऑन द लाइटर साइड, डोंट टेक इट सीरियसली। लेकिन दोस्तों जैसा परचेसिंग पावर बढ़ता है तो हम थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, और प्रीमियम प्रोडक्ट में दोस्तों कंपनीज को प्रॉफिट अच्छा मिलता है। तो ये दोस्तों जो प्रीमियमाइजेशन है ना, उसके वजह से ये कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी में नो डाउट क्वांटिटी थोड़ा बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन ये जो प्रीमियमाइजेशन होगा उसके वजह से दोस्तों कंपनी के FMCG कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी में पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, ये मेरा मानना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ये जो खाना देने वाली जो कंपनीज है, फॉर एग्जांपल डोमिनोज हो, मैकडोनल्ड्स हो, पिज़्ज़ा हट हो, इनका सेल दोस्तों डेफिनेटली अगले साल में बढ़ने वाला है। एंड नॉट ओनली दैट, जो डिलीवर करने वाले हैं खाना लाइक जोमेटो का शेयर दोस्तों बहुत गिरा है, आगे जाके भी गिर सकता है। ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना है, इतना ही एक्सपोजर लेना है कि कल को समझो जोमेटो डूब गया, अपना कुछ नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही छोटा सा एक्सपोजर इनमें ले सकते हैं। लेकिन बाकी की कंपनी में दोस्तों अच्छा एक्सपोजर ले सकते हैं। तो जो रिवीजन इन पर्सनल टैक्स है दोस्तों, इसके वजह से डिस्क्रिशनरी जो स्पेंड है उसमें बढ़ोतरी होगी, अच्छी बढ़ोतरी होगी, और उसके वजह से जो कंपनीज के बारे में हमने अभी बात की वो कंपनीज के स्टॉक्स में दोस्तों स्लोली बट श्योरली जैसे मार्केट स्टेबलाइज होता है थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी दोस्तों जस्ट एज अ पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है दोस्तों? डिमांड बढ़ने से या सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। ऑन वन हैंड RBI is increasing the interest rate for controlling the inflation, and on the other hand now 1st April से more money would be available with the salaried people to spend in the market, उसके वजह से डिमांड बढ़ेगा। Now it would be interesting to see how RBI reacts to this। हो सकता है दोस्तों आगे जाके, अभी ये महीने में जो RBI का रिव्यू आएगा, RBI की जो क्रेडिट पॉलिसी आएगी उसमें लास्ट वाला इंटरेस्ट रेट हाइक आएगा, उसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट रेट का हाइक नहीं होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि दोस्तों ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। RBI एक जगह पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, और ये इनकम टैक्स स्लैब की वजह से, जो इनकम टैक्स स्लैब कम हुआ उसके वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, हो सकता है उसके वजह से इन्फ्लेशन वापस थोड़ा सा बढ़े।
लेकिन दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री में नॉलेजेबल लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर कुछ सोचा ही रहेगा। मैंने जस्ट एज अ पॉइंट आपको बोला कि हो सकता है कि अगले क्रेडिट पॉलिसी में देयर वुड बी सम इंटरेस्ट इंक्रीज अगेन, लेकिन आगे जाके दोस्तों देयर वुड बी अ हॉल्ट इन द इंटरेस्ट रेट हाइक्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हमने सब पॉइंट्स कवर कर लिया है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना है, मार्केट आगे जाके भी वोलाटाइल रह सकता है जब तक ये अडानी ग्रुप का इशू क्लियर नहीं होता है। आज रात को जो फेड का मीटिंग है उसमें फेड की कमेंट्री क्या होती है, फेड का स्टांस क्या होता है, वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। कल अपना वीकली एक्सपायरी है, ये महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पॉलिसी भी आएगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों जो ट्रिगर्स है उसमें कितना पॉजिटिव आता है और कितना निगेटिव आता है, ये मार्केट के फर्दर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे जाए या हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाए, लेकिन दोस्तों मेरा एक गोल्डन रूल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी चलेगा लेकिन लॉस नहीं करना चाहिए। टिल द टाइम दोस्तों ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट अभी स्टेबलाइज हो रहा है, तब तक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और जैसे ही ये साइंस मार्केट में आएंगी कि अभी मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब जो ऊपर नीचे होता है ना, 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे वापस 200 पॉइंट ऊपर, इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसान इन्वेस्टर का होता है रादर देन इन्वेस्टर। आई वुड से जो डे ट्रेडिंग करते हैं, जो मार्जिन ऑर्डर्स पे काम करते हैं या जो F&O में काम करते हैं दोस्तों, इनका सबसे ज़्यादा नुकसान जब भी वोलेटिलिटी ऐसा रहता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होता है। तो जब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका होराइजन 1 साल 2 साल 3 साल है, उनको दोस्तों एक्यूमुलेट करने में हर्ज नहीं है। लेकिन एक्यूमुलेट कैसा करना है, राहुल द्रविड़ जैसा करना है, प्लेड करके एक एक रन दोस्तों एक्यूमुलेट करना है, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना है, लम सम में बाय नहीं करना है। और अगर दोस्तों इस तरीके से एक्यूमुलेट करेंगे तो डेफिनेटली हम सभी को स्टॉक मार्केट से अच्छा फ़ायदा होगा, अच्छा पैसा मिलेगा, ये मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों सेक्टर्स टू वॉच फॉर इन द कमिंग मंथ्स 6 to 12 मंथ्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवेज़। और जैसे मैंने रेलवेज़ में बोला, रेलवेज़ के बजट में इंक्रीज़ नहीं हुआ है तो रेलवेज़ को पैसा तो लगेगा, तो वो पैसा कौन देगा, IRFC देगा। तो उसमें मेरा टॉप पिक रहेगा IRFC। उसके बाद में दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड जो टैक्सेबल हुआ है उसके वजह से जो टेम्पररी और जो इमीडिएट इम्पैक्ट आया है ऑन स्टॉक प्राइस है, उसमें दोस्तों SBI लाइफ एंड HDFC लाइफ्स आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म in the sense 6 to 12 months, travel related some of the shares and discretionary spending, automobile, 2-wheeler, 4-wheeler and some of the FMCG stocks। ये जो दोस्तों सेक्टर्स है और इसमें जो शेयर्स के बारे में जो हमने बात की, वो शेयर दोस्तों आगे जाके जब भी मार्केट स्टेबलाइज होगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते आगे जाके इसमें इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर ट्रेडिंग करेंगे नुकसान का चांस ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट का चांस ज़्यादा है। मैं आशा करता हूँ आपने ये वीडियो पूरा देखा रहेगा। जिसने पूरा देखा डेफिनेटली उसको इसका बेनिफिट पूरा मिलेगा, अगर आधा देखा तो आधा बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगला वीडियो मेरा F&O के ऊपर होने वाला है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर होने वाला है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं खुद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ कैश मार्केट में डील करता हूँ, मैं सिर्फ कैश मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेड करता हूँ। तो वो क्यों करता हूँ ये सब मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो ख़त्म करने से पहले जैसे मैंने शुरू में बोला, मैं गया था विंटर स्पीति के ट्रिप पे, तो उसके एक 2-3 फ़ोटोज़ मैं आपके लिए शेयर करता हूँ और वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।